हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा एंड स्वागत है आपका कॉमर्स लाइफ 15 में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है इमैग्रेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकीकरण तथा बाहरी पुनः निर्माण। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। कभी कभी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाली कंपनियां कंपटीशन से बचने के लिए और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं वो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या है कि कभी कभी जो है एक ही प्रकार के, ठीक है, जो एक जैसे बिजनेस करने वाली जो भी कंपनियां हैं वो कंपटीशन से बचने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से क्या हो जाती है, वो मिल जाती है। ठीक है, वो मिलती किसके थ्रू है, इमैग्रेशन के थ्रू। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि इमैग्रेशन क्या है, एकीकरण क्या है। इमैग्रेशन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जो सेम बिजनेस कर रही हैं वो एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं। किसके लिए, बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे हम, इमैग्रेशन कहेंगे, एकीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा ये कि जैसे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ये दोनों क्या है, ओल्ड कंपनीज है ये। ठीक है, डिसोल्यूशन की स्थिति में है, विघटन की स्थिति में है। इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों जो है आपस में मिल गई, इन्होंने नई कंपनी का निर्माण किया, ए बी लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के बिजनेस को जो है परचेज किया, देन इन्होंने न्यू कंपनी जो है वो क्रिएट की। आगे हमारा आता है कि फीचर्स ऑफ इमैग्रेशन। फीचर्स क्या है एकीकरण के। इमैग्रेशन में दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो होती है उनका विघटन होता है इमैग्रेशन में। सेकंड पॉइंट है हमारा, विघटन हुई कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जो है एक नई कंपनी का इसमें निर्माण किया जाता है, एक नई कंपनी को क्रिएट किया जाता है। इसमें क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि वो जो है कंपनीज के बिजनेस को जो है टेक ओवर करे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, विघटित हुई कंपनियों के जो बिजनेस है, बिजनेस की नेचर है वो क्या होती है, समान होती है। मतलब कि जो भी दोनों कंपनियां, जैसे पीछे बताया था कि जो भी दो कंपनियां आपस में मिलती हैं उनका बिजनेस जो है सेम होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, विघटित हुई कंपनियों को विक्रेता कंपनी कहते हैं। मतलब कि जिस कंपनी को जो है, जिस कंपनी का विक्रय किया जा रहा है, जिसको बेचा जा रहा है, वो क्या होगी, सेलिंग कंपनी होगी। और जो कंपनी उसको खरीद रही है वो क्या होगी, परचेजिंग कंपनी होगी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिविलियन ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, जब क्या होता है, जब एक कंपनी एक या अधिक कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। मतलब क्या है, पीछे हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जो हैं मिल जाती हैं। और सिविलियन में क्या है, जब एक कंपनी जो है एक या अधिक कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है उसे हम बोलते हैं सिविलियन। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि ए लिमिटेड की कंपनी है, उसने क्या किया, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड इन दोनों के बिजनेस को जो है उसने टेक ओवर कर लिया। देन हमारे आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है हमारे, सबसे पहला एडवांटेजेस है कंपटीशन का सामना करने में ये क्या है, हेल्पफुल है ये। ठीक है, सेकंड है बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि, थर्ड है टैक्स प्रॉफिट एंड फोर्थ है प्रबंधकीय प्रभावशीलता, प्रबंधक का कौशल है, फिफ्थ है विकास में तेजी एंड सिक्स्थ है सद्भावना को ये बढ़ाता है। देन हमारा गाइस सबसे फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है और आता ही है गाइस हर बार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय प्रतिफल। अब ये होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम देखेंगे इसको। परचेजिंग कंपनी के द्वारा सेलिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करने के बदले जो अमाउंट सेलिंग कंपनी को दी जाती है उसे क्या बोलेंगे हम, परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है इसमें कि जो परचेजिंग कंपनी है वो सेलिंग कंपनी के बिजनेस को क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ठीक है, मतलब कि उसको खरीद रही है। ठीक है, तो उसको खरीदने के बाद वो क्या करेगी, वो सेलिंग कंपनी को क्या करेगी, अमाउंट पे करेगी। ऐसे ही कोई उसको फ्री में तो नहीं देगा, वो अमाउंट पे करेगी उसको, तभी जो है उसके बिजनेस को वो टेक ओवर कर सकती है। ठीक है, देन
उसके बिजनेस को जो है वो टेक ओवर कर लेगी, तो जो वो अमाउंट पे करेगी वो अमाउंट क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, देन परचेज कंसिडरेशन की जो भी अमाउंट होगी उसको डिसाइड करने के लिए जो है कुछ मेथड हमें दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है एक मुश्त विधि, जिसे हम बोलते हैं लंप सम मेथड। सेकंड हमारा आता है शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट मेथड। एंड थर्ड हमारा आता है नेट पेमेंट मेथड। एंड फोर्थ हमारा आता है आंतरिक मूल्य विधि, इंटरनल वैल्यू या इंटरेस्ट वैल्यू मेथड। ठीक है, आगे इसका जो है डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा। हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर क्या बोला गया है, एक मुश्त विधि है जो जब परचेजिंग कंपनी के द्वारा सेलिंग कंपनी को एक निश्चित राशि जो है, निश्चित अमाउंट जो है डिसाइड करके दी जाती है एक साथ ही, उसे हम क्या बोलेंगे, लमसम मेथड बोलेंगे, एक मुश्त बोलेंगे। मतलब क्या है कि एक ही बार में जो है परचेजिंग कंपनी ने पूरी की पूरी अमाउंट जो है सेलिंग कंपनी को दे दी, पेमेंट कर दी, वो क्या है हमारा फर्स्ट मेथड है एक मुश्त विधि। ठीक है, देन हमारा सेकंड आता है शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट मेथड। इस मेथड में क्या होगा, जब परचेजिंग कंपनी द्वारा सेलिंग कंपनी की एसेट की अमाउंट के बराबर अमाउंट जो है दी जाती है। मतलब क्या है, जब परचेजिंग कंपनी है वो सेलिंग कंपनी को जो पेमेंट कर रही है वो पेमेंट कैसे करेगी कि सेलिंग कंपनी की जितनी एसेट होंगी उसकी अमाउंट के बराबर जो है, उसकी अमाउंट के इक्वल जो है पेमेंट उसमें वो करेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेट एसेट मेथड। नेट एसेट है जो हमारा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। देन परचेज कंसिडरेशन है जो हमारा वो इक्वल होता है नेट एसेट के। इस मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन जो है निकालते टाइम हमें कुछ बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, इसमें एसेट में हमेशा बैंक बैलेंस को शामिल किया जाएगा। सेकंड है अगर परचेजिंग कंपनी, ठीक है, परचेजिंग कंपनी द्वारा कोई एसेट नहीं ली जाती तो उसको परचेज कंसिडरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। देन इसमें लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है, जो हमें केवल थर्ड पार्टी को जो है भुगतान करने हैं, हमें पेमेंट जिस लायबिलिटी की हमें थर्ड पार्टी को केवल पेमेंट करनी है, ठीक है, वो है इसमें। देन बिजनेस मीन्स क्या है, इसमें बोथ एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों क्या है इसमें बिजनेस हैं। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है इसमें कि अगर परचेजिंग कंपनी द्वारा कोई लायबिलिटीज़ नहीं ली जाती तो उसे भी क्या करेंगे हम, परचेज कंसिडरेशन में हम उसे शामिल नहीं करेंगे। देन हमारा थर्ड मेथड आता है नेट पेमेंट मेथड, कुल भुगतान विधि। इस मेथड में क्या होगा कि जो परचेजिंग कंपनी है सेलिंग कंपनी को जितने भी उसने भुगतान किए हैं, शेयर्स के रूप में किए हैं, डिबेंचर्स के रूप में किया या कैश के रूप में, जितने भी किए हैं, जितनी भी टोटल अमाउंट पे की है उसको हम क्या करेंगे, जो उसको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, जितना भी भुगतान किया है उसका टोटल जो है वो नेट पेमेंट मेथड है। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है आंतरिक मूल्य विधि। इस मेथड में क्या है, परचेज कंसिडरेशन जो है इसमें शेयर्स के आंतरिक मूल्य के आधार पर जो है निकालना होता है इसमें, मतलब कि शेयर की इंटरनल वैल्यू के बेस पर जो है इसमें परचेज कंसिडरेशन जो है निकालते हैं। इसमें जो एक अंश का आंतरिक मूल्य है वो किसके इक्वल होगा, समता अंश धारकों को उपलब्ध शुद्ध संपत्तियां डिवाइड करेंगे इसको समता अंशों की संख्या से। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उपलब्ध जो भी नेट एसेट है उनकी डिवाइड करेंगे उसको इक्विटी शेयर्स की नंबर मतलब की संख्या से। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण। ये भी गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन से भी और लॉन्ग क्वेश्चन से भी। इसमें क्या है, जब कोई कंपनी लॉसेस और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के कारण बैलेंस शीट में जो है चेंज करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या है, जब कोई कंपनी अपना बिजनेस जो है फिर से मतलब एक बार फिर से दोबारा से शुरू करती है तो उसे क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जो रिकंस्ट्रक्शन है हमारा वो दो टाइप का होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, जिसमें
जो कंपनी है, ठीक है, जिसमें कोई भी विद्यमान कंपनी है जो, ना तो उसका इसमें समापन होता है और ना ही कोई नई कंपनी जो है उसका इसमें निर्माण होता है। इसमें केवल क्या होता है कि जो कंपनी है जिससे एक्चुअल में जो है लॉस हो रहे हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उसके लिए क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को इसमें जो है ठीक करने का जो है प्रयास किया जाता है। देन हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें जो पुरानी कंपनी है वो अपने आप को क्या करती है, ख़त्म करके एक नई कंपनी में ट्रांसफ़र जो है हो जाती है। सहमत हमारा है असंतुष्ट अंशधारक क्या होते हैं। असंतुष्ट अंशधारक क्या होते हैं, अंशधारकों के बहुमत से निर्धारित संविलियन मतलब कि एब्जर्वेशन, एकीकरण, इमैग्लेशन अथवा बाहरी पुनर्निर्माण मतलब कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें जो है अपनी स्वीकृति ना देने वाले अंशधारक। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि संविलियन, एकीकरण और बाहरी पुनर्निर्माण में अपनी स्वीकृति न देने वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं असंतुष्ट अंशधारक, उसको हम बोलते हैं। 8th है हमारा एंटर कंपनी ओविंग्स, अंत कंपनी देनदारी। अगर परचेजिंग कंपनी द्वारा सेलिंग कंपनी को, ठीक है ना, सेलिंग कंपनियों के एकीकरण, सिविलियन के टाइम कुछ देना हो या फिर कुछ लेना हो तो इन लेन देनों को क्या बोलते हैं हम, अंत कंपनी देनदारी, ठीक है, अंत कंपनी देनदारी बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये चैप्टर छोटा है और इजी भी लग रहा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं थ्योरी के बेस से, तो बहुत ज़्यादा। देन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इमैग्लेशन। मतलब कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है। इस मेथड का यूज़ जो है विलय की स्थिति में किया जाता है, मर्जर की स्थिति में किया जाता है, ठीक है। अब विलय क्या होता है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में जुड़ जाना क्या होता है, विलय होता है। ये मेथड जो है इन्वेस्टर को जो है कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या है, लेखांकन की, अकाउंटिंग की ये ऐसी विधि है जो हमें ये बताती है कि अधिग्रहण या विलय के दौरान दो कंपनीज की बैलेंस शीट को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। ये क्या बताती है हमें कि मर्जर की स्थिति में जो है दो कंपनियों की बैलेंस शीट को आपस में कैसे जोड़ा जाएगा। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2001 में स्टेटमेंट नंबर 141 जारी किया, जिससे क्या हुआ, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड इसमें मेथड है परचेज मेथड, ठीक है। परचेज मेथड क्या होगा, इस मेथड का यूज़ जो है खरीद की प्रकृति या स्थिति में किया जाता है, परचेजिंग के नेचर या फिर स्थिति में जो है किया जाता है, पोजीशन में किया जाता है। ये मेथड क्या करता है, इन्वेस्टर को ये अधिक जो है जानकारी, अधिक इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है, केवल ट्रांसफ़र कंपनी से ली गई संपत्ति और देनदारियों को ट्रांसफ़र कंपनी के वित्तीय विवरणों में सहमत मूल्यों के बुक वैल्यू में शामिल किया जाता है। मतलब कि जो ट्रांसफ़र कंपनी से ली गई संपत्तियां हैं वो उसी ट्रांसफ़र कंपनी की बुक में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है बुक वैल्यू में शामिल की जाएंगी, ठीक है। सो ये चैप्टर जो है फ्रेंड्स आज ये ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच।